मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से। आज हम जो ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं मेरे द्वारा वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट को लेकर होगी। अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट को लेके चेतन जी मेरे साथी हैं जो कि मेरे बाद आपसे अनसिक्योर्ड की ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको सिक्योर्ड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आदित्य बिरला के नाम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। हम लोग बचपन से बिरला, टाटा बिरला का नाम सुने हैं सभी लोग। तो ये वही बिरला कंपनी है। हमारा प्रेजेंस यहाँ पर सीमेंट, फाइनेंस, क्लोथिंग, ऑफर लेटर जनरेट कराएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग म्यूट पे कर लें सभी लोग। एल्यूमिनियम सेक्टर को लेके, कार्बन को लेके सभी ऑलमोस्ट देश के सभी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स हैं, वहां पे हमारा प्रेजेंस है। जैसा कि हम लोग अभी फाइनेंस सेक्टर से हैं, तो मैं आपसे अभी हमारे सिक्योर प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग करूंगा, जिसका कि प्रोडक्ट के वर्टिकल का नाम है STSL, स्मॉल टिकट सिक्योर्ड लोन। बेसिकली ये अफोर्डेबल लैब सेगमेंट है जहां हम लोग प्राइम और सब प्राइम कोलेटरल्स को सर्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर 5 के 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग करते हैं सिक्योर प्रोडक्ट में। अभी ऑफ लेटली हमने इस जो सेगमेंट है उसमें 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपए तक की फंडिंग भी चालू करी है। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे इसमें 5 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग को स्पेशलाइजेशन के तौर पर देखेंगे, जिसमें से कि जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं वहां पर हम लोग हमारा जो सर्विंग सेगमेंट है वो कवर करेंगे, प्रोडक्ट कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी प्रोग्राम कवर करेंगे और कोलेटरल्स और उसकी LTVs को कवर करेंगे। हम लोग इस प्रोग्राम में, सिक्योर प्रोग्राम में, दोनों ही सेगमेंट्स, कस्टमर सेगमेंट्स को सर्व करते हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को, और SENP जैसे कि CA और डॉक्टर हो गए, उन लोगों को सभी को। आप लोगों को अगर बीच में भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो या तो नोट कर लीजिएगा, बीच में भी पूछ सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद भी पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? और आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा इस प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना लेंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं या समझ पा रहे हैं कि नहीं। आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है सर, प्लीज। सर मेरे एंड से पूरी फुल आवाज है यहाँ से, और मैं माइक में बिल्कुल पास में लाके बोल रहा हूँ। सर आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर। थैंक यू। थोड़ा सा आप आपके जो भी भाई साहब बोल रहे थे आप आपका एडजस्टमेंट सर कर लीजिए प्लीज। तो जो इसमें हमारे, मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग दोनों ही सेगमेंट्स को, सैलरीड को और सेल्फ एम्प्लॉयड को इसमें सर्व कर रहे हैं। तो उसको लेके हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट क्राइटेरिया यहाँ पर हैं। जो हमारी USP है, आप स्क्रीन लगा लो तो उन लोग को स्क्रीन भी दिखती आएगी, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने हो जाएगा ना, उनको दिखेगा भी कि आप बोल रहे हैं, सामने भी आएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। विजिबल है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बोला, इस प्रोग्राम में हम लोग आदित्य बिरला के बिजनेस सेगमेंट को लेके एंड अप करेंगे ये वाले ट्रेनिंग सेशन को, हमारे लोन की एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स को लेके, उसके फीचर्स, उसके USP, जो उसकी खूबियां हैं, कस्टमर की नीड्स को कैसे हम लोग सर्व कर पाएंगे उसको, और इनकम असेसमेंट और उसकी एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स को लेके असेसमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो हमारी USPs हैं, जो हमारे खूबियां हैं हमारे प्रोग्राम्स की, एक तो हमारा टैड जो है, जो टाइम लिमिट में हम लोग लोन को सर्व करके डिसबर्समेंट तक, लॉगिन से डिसबर्समेंट तक का जो टाइम पीरियड रहता है, टर्न अराउंड टाइम जो रहता है, वो हमारा फास्टेस्ट इंडस्ट्री है।
कोई भी आपकी फाइल जो आपके जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट डे सेकंड डे पे हमें फुलफिल कर दिए हैं, तो विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 7 डेज, 7 वर्किंग डेज हम लोग आपको उसके डिसबर्समेंट डेट तक ले जाएंगे, अगर वो फाइल डुएबल होती है तो। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल इनकम के प्रोग्राम्स हैं, सरोगेट प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रक्चरिंग के दूसरे प्रोग्राम्स हैं, और हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है इन सभी प्रोग्राम्स के लिए वो बहुत मिनिमल है। उसका एक और रीजन है कि हम लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बाजार में कस्टमर सेगमेंट के प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के पास अवेलेबल रहते हैं, हम लोग उन्हीं को बेस बना के आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रेजेंस बिरला ग्रुप का दिया गया है कि हम लोग किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी नेशन वाइड जो पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं वो अराउंड 500 के आसपास ब्रांचेस हैं। एमपीसीजी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एमपीसीजी में हमारी ऑलमोस्ट 40 to 45 ब्रांचेस अभी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग हर जिले में प्रेजेंट हैं। टीम भी आपकी हमारे ब्रांच मैनेजर्स की ट्रेनिंग सेक्शन में मौजूद है, जो कि हर ब्रांच को सर्व कर रही है, हर कस्टमर सेगमेंट को सर्व कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है STSL, स्मॉल टिकट सिक्योर्ड लोन्स। यहाँ हम लोग 5 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग कर रहे हैं। इसको फर्दर हमने कस्टमर सेगमेंट के टाइप से इसको बाइफरकेट किया हुआ है, जहां 5 लाख से 15 लाख रुपए तक हम लोग आरंभ प्रोग्राम में कस्टमर सेगमेंट को सर्व करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग जो बिल्कुल लोअर जो कस्टमर सेगमेंट रहता है, जैसे कि सब्जी वाले, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कैश सैलरीड है, या कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम करता है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई ठेला इन द सेंस की कच्चा सेटअप है जिसका, उसको भी हम लोग इस प्रोग्राम में सर्व करते हैं, आरंभ प्रोग्राम में 5 लाख से 15 लाख रुपए तक में। सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है वो है समृद्धि प्रोग्राम, जहां हम लोग 10 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक के फंड करते हैं। यहाँ पर जो अभी कस्टमर सेगमेंट मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, उससे एक फर्दर एक लेवल अप का जो कस्टमर सेगमेंट रहता है, जिनके पास सेटअप तो है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनका बिजनेस सेटअप है लेकिन उतना उस तरीके का पक्का बिजनेस सेटअप नहीं है, तो उस सेगमेंट को भी हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही सेगमेंट में हमारे पास लीगल और टेक्निकल में भी हमने प्रोडक्ट वाइज कई रिलैक्सेशन दिए हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके, जो कि हम आपके केस टू केस में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग सैलरी सेगमेंट को सर्व करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को सर्व करते हैं, प्रोफेशनल को सर्व करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स को सर्व करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी सर्व करते हैं। हमारे पास इनकम प्रोग्राम्स हैं। कई कस्टमर्स जो सैलरीड रहते हैं, हम लोग उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम के बेस पे, उनकी सैलरी के बेस पे ही अंडरराइट करते हैं, उसको अदर सरोगेट प्रोग्राम्स में हम लोग सर्व नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग उसका मैक्सिमम 70% ऑफ पॉयर जिसको बोलते हैं, जैसे उसकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो 70,000 रुपए की उसकी सैलरी को लेके उसका एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। बिजनेसमैन को भी हम लोग इनकम प्रोग्राम में भी करते हैं। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, तो हम लोगों के पास इसमें उसके सरोगेट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि जिसका हम लोग असेसमेंट बेस पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कोई सब्जी वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई किराने वाला है। हमारे यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि हम लोग जो ITR भरते हैं वो 2 लाख 3 लाख रुपए से ऊपर का ITR हमारे यहाँ का बिजनेसमैन नहीं भरता है। जबकि अगर डेली का ही हम लोग उसका बिजनेस का गल्ला देखें या बिजनेस का कलेक्शन देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो 10 से 15,000 रुपए रोज का उसका बिजनेस का गल्ला होता है, जहां जिसका कि हम लोग अगर प्रॉफिट भी देखें तो 5-7 हजार रुपए कई बार एक कस्टमर रोज का कमाता है। जैसे कि मंथली ही अगर उसकी इनकम देखें तो लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास होती है।
लेकिन वो इतनी इनकम शो नहीं करता है। तो इसको अंडरराइट करने के लिए, इस सेगमेंट को अंडरराइट करने के लिए हमारे पास असेसमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स भी है, जैसे कि बैंकिंग प्रोग्राम है, लो एलटीवी प्रोग्राम है हमारे पास, रीपेमेंट सरोगेट है, बैलेंस ट्रांसफर का प्रोग्राम है, लिक्विड इनकम है। इस तरीके से हमारे पास कई प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास 17 प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हम लोग उसकी अंडरराइट कर सकते हैं अदर देन इनकम। कोलेटरल वाइज हम लोग सभी टाइप्स की कोलेटरल को भी लेके, कोलेटरल इन द सेंस जो सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी की दे रहे हैं, वहां पर हम लोग सभी टाइप की कोलेटरल भी सर्व करते हैं। रेसिडेंशियल कोलेटरल होगी, रेंटेड रेसिडेंशियल कोलेटरल होगी, वेकेंट कोलेटरल होगी, कमर्शियल सेल्फ ऑक्यूपाइड कोलेटरल हो गई, रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मनप्रीत आ रही है। जी सर। रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, वेकेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, प्लॉट मॉर्गेज भी हम लोग करते हैं, हम लोग प्लॉट परचेज भी करते हैं। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया आपको यहाँ पे शुरू में बोलना, कि जिस सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैब करते हैं, लैब और कमर्शियल परचेज करते हैं। हम लोग होम लोन्स में नहीं है। पर्टिकुलर जिस सेगमेंट में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग होम लोन्स नहीं करते हैं, हम लोग लैब करते हैं और कमर्शियल परचेज करते हैं। तो कमिंग बैक टू कोलेटरल्स, हम लोग प्लॉट मॉर्गेज करते हैं, प्लॉट परचेज भी करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री मॉर्गेज भी करते हैं, इंडस्ट्री परचेज भी करते हैं। इंडस्ट्री की ही डेफिनेशन में हम लोग वेयर हाउस वगैरह आपके पास में कोई हो तो वहां पर भी फंडिंग करते हैं। हमारे पास एमपी को लेके, पर्टिकुलर एमपी को लेके रीजनल पॉलिसी भी है, जहां जैसे कि हम लोग सब समझते हैं कि आपकी स्कोप लोकेशन जो एक सेमी अर्बन लोकेशंस होती है, जहां खसरे की प्रॉपर्टीज आती है, तो खसरे से रिलेटेड, पट्टे से रिलेटेड हम लोग सभी प्रॉपर्टीज करते हैं। आपका कोई भी केस हो, आप उसको बिना डिस्कशन के जाने मत दीजिएगा। हमारे बीएम से रिस्पेक्टिव आपको लोकेशन वाइज एक हम लोग लिस्ट शेयर कर लेंगे ब्रांचेस की। तो बिल्कुल हर केस के लिए हम लोग ओपन है, हर केस आप डिस्कशन जरूर करिएगा, आपको उसका रिवर्ट जरूर मिलेगा। बाय चांस अगर आपको किसी चीज का रिवर्ट नहीं करता तो एक प्रॉपर हायरार्की भी आपसे शेयर करी जाएगी, जहां आप लोग एक लेवल हायर पे जाके आपकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है या किसी भी केस में आपको फर्दर डिस्कशन की जरूरत है, वो भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग रीजनल पॉलिसी है, पट्टे की पॉलिसी, हमारे पास खसरे से जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी पॉलिसी, या कोई आपकी कवेलू वाली प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड, गार्डर पर्ची है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, हम लोग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वी सर्व। आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिसपे कि हम लोग ध्यान देते हैं, हमारा सिविल स्कोर्स, हमारे कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारे टाइप्स के कॉल लीगल और टेक्निकल पे लेते हैं, एक चीज पे हम लोग कॉल नहीं लेते कस्टमर के रीपेमेंट में, उसका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग 650 से नीचे का सिविल स्कोर सर्व नहीं करते हैं। कुछ भी इसमें भी डिस्कशन का ऑप्शन हो, कोई लॉजिकल रीजन हो जिसको भी आप लेके डिस्कस करना चाहें, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेस है कि 650 से नीचे का सिविल स्कोर हम लोग सर्व नहीं करते हैं। ठीक है, होप आई एम क्लियर। कोई आपका अभी तक कोई क्वेश्चन वगैरह? हेलो हेलो, हाँ जी। मैं प्रवीण बात कर रहा था सीएससीएचओ से। हाँ जी। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, जो है कि जैसे आपने बोला कि 650 का सिविल हम लेंगे, बट इन केस अगर उसका सिविल 650 या 680 आ रहा है और करंटली किसी लोन के अंदर डीपीडी आ रहा है, तो कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। कोई लॉजिकल रीजन से कौन प्रवीण जी, कुछ लॉजिकल रीजन है, मतलब कस्टमर के 3-4 लोन चल रहे हैं पर्टिकुलर, आपने उसके एक किसी लोन में डीपीडी आ रहा है, बाकी के रीपेमेंट्स रेगुलर चल रहे हैं और उसके अकाउंट में पैसा था उस दिन, इंटेंशनल कस्टमर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। 600 और उसके ऊपर का सिविल स्कोर हम लोग सर्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आपका पर्टिकुलर कोई केस है या आपके सामने है केस, तो आप कौन सी लोकेशन से हैं आप?
मैं CFCHO से बात कर रहा था भाई। मैं बेसिकली आपसे मतलब देखूंगा मेजर पे इंडिया के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल मेरा क्वेश्चन था एक छोटा सा। हम लोग कॉल लेते हैं, लॉजिकल कॉल हम लोग जरूर लेंगे। जैसे आपका बिजनेस है वैसे ही मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। आपकी भी मेहनत लग रही है, हमारी भी मेहनत लगेगी सर, तो बिजनेस छोड़ेंगे नहीं अपन लोग। लॉजिकल रीजन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग जरूर करेंगे सर। करेक्ट सर, बात कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो मैंने बोला, हम लोग कस्टमर का इंटेंशन जरूर देखेंगे। पता चला कि उसमें सभी लोन्स पे डीपीडीज आ रही है, सभी है, इंटेंशनल लिख रहा है, तो वहां कॉल नहीं लेंगे। कुछ गोल्ड लोन में दिख रहा है, पुराना है, कुछ आपके किसान क्रेडिट कार्ड को लेके, केसीसी को लेके कुछ है, जहां लॉजिकल कुछ समझ में आ रहा है, उस रिन्यू नहीं कर पाया, तो उसके बाद में हम लोग रिन्यू करवा लेंगे। वो केस टू केस वेरी करेगा, बिल्कुल लेंगे सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था। हेलो, हाँ जी हेलो सर, पहले बोल रहा हूँ। हाँ जी प्लीज प्लीज सर। मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरा था, ये जो सर आरएम को समृद्धि लक्ष्य जो अपने नए प्रोडक्ट आए ना सर, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ना क्रेडिट को भी गाइड करना जरूरी है। क्या होता है कि जब केस से लड़के लगाते हैं तो जो क्रेडिट है ना, अब ये ड्यूली जो अपॉइंट हुए हैं, तो ये उसको एसटीएसएल के अकॉर्डिंग मतलब उसको ट्रीट करते हैं डॉक्यूमेंट के, अगर उनको उसके अकॉर्डिंग चाहिए थोड़ा सा। दिलीप, ये अपने सीएससी टीम्स भी हैं अपने साथ में, तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है। ये जो केस टू केस कभी कुछ आता है, वो अपन केस टू केस जरूर, सीएससी टीम को भी, मेरे पार्टनर्स जो सीएससी टीम्स में हैं, उनको भी ये रिक्वेस्ट है, दिलीप आपको भी रिक्वेस्ट है कि केस टू केस हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। जैसे मैंने अभी प्रवीण का क्वेश्चन था इससे पहले, तो उन्हें भी बोला कि केस टू केस हम लोग डिस्कशन के लिए हमेशा ओपन है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, ओके। हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर। मैं क्वेश्चन की बाद में करेंगे। नहीं आप कर सकते हैं, बताइए। सर मैं बोला, जैसे आपने बोला कि प्लॉट पे भी हम करेंगे, तो जैसे कि प्लॉट अगर कंप्लीट है, खाली जैसे किसी कॉलोनी में प्लॉट लिया और खाली प्लॉट है, उस पर कोई मतलब कि थोड़ा बहुत भी पेड़ी वेड़ी या ऐसे टाइप से कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो भी अपन करेंगे क्या? नहीं, देखिए प्लॉट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग प्लॉट परचेस करते हैं और प्लॉट मॉर्गेज भी करते हैं। इसके कुछ सब क्लॉजेज रहते हैं कि जैसे उस एरिया में पर्टिकुलर में हमें 30 से 35% का ऑक्यूपेंसी लेवल चाहिए। आप खुद समझते हैं, कंपनी का पैसा मतलब हमारा आपका सबका पैसा है वो। हम लोग कहीं पे भी लैंड करने से पहले हम लोग जरूर देखेंगे कि जंगल बियाबान में इकलौती कोई कॉलोनी में पीछे का कोई प्लॉट है, उठा के हम लोग उसको फंड नहीं करेंगे। हम लोग उस एरिया का ऑक्यूपेंसी लेवल भी देखेंगे, उस एरिया में डेवलपमेंट कितना है, उस प्लॉट के आसपास रोड्स बनी है नहीं है। मतलब एक पूरी कॉलोनी में 100-200 प्लॉट की कॉलोनी में इकलौता प्लॉट आके अपन उसको फंड करना चाहें तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आबादी है उस एरिया में 30-35% की, मेरा रीसेल की वैल्यू है, तो मैं जरूर उस प्रॉपर्टी को फंड करूंगा। हम अभी ग्राम पंचायत में प्लॉट मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग म्युनिसिपल लिमिट्स और नगर परिषद में ही प्लॉट मॉर्गेज कर रहे हैं। वो ठीक है सर, ओके। और सर एक और ये है कि आरओआई कहाँ से स्टार्ट है अपना, कुछ वो बाद में मैंने जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 3 सेगमेंट हैं, आरंभ, संबंधी और नॉर्मल जो अपना एसटीएसएल है वो। तो इन तीनों सेगमेंट्स में हमारा सिविल बेस जो आता है, किस प्रोडक्ट किस पॉलिसी के अंडर में कर रहा हूँ, उसमें मैं देखूंगा। जो कि स्टार्ट होता है 12% से लेके जो जाता है नॉर्मल एसटीएसएल में 14% तक का, फिर 15% से लेके 17-18% तक का, फिर आरंभ में जाता है मेरा 20 से 24% तक का, क्योंकि वो कस्टमर सेगमेंट अलग हो गया। मैं वहां पे कस्टमर सेगमेंट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, सब पे कॉल ले रहा हूँ, तो वहां कुछ ना कुछ उसमें प्रीमियम 12 से है और केस टू केस वाइज डिपेंड करता है वो। एक फाइल तो सेशन के बाद ही बात करूंगा मैं। केस वाइज अपन लोग बाद में भले से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक एनजीओ में है, जॉब कर रही है, उनको 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए था, तो क्या एनजीओ वालों को करते हैं आप पर्सनल लोन? सर ये मेरे ट्रेनिंग के बाद अनसिक्योर्ड वाली टीम आपसे ट्रेनिंग करेंगे, तो ये उसके में बता पाएंगे आपको। मैं सिक्योर्ड के लिए आपको जरूर बताऊंगा, कोई क्वेश्चन हो तो आपका। जी सर। तो सर एक फाइल है, कर ही लो क्या अभी मैं डिस्कस, या बाद में आप नंबर दे देना, मैं आपसे फोन पे करूंगा जो हमारे टीम में एमपी है, क्योंकि नंबर नहीं मिला है मुझे। नहीं
हम आपके जो रितेश जी हैं इनसे पूरी ब्रांचेस की लिस्ट और ब्रांच में कौन कौन ब्रांच हेड है उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर लेंगे। ओके ओके, तो आप रितेश जी से ले सकते रहेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग आपका सेशन हो जाए उसके बाद आप डिस्प्ले कर देना नंबर। जी जी बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपका 3 सेगमेंट है, एक समृद्धि और एक आरंभ वाला और एक कुछ जी हाँ तो सर ये सभी ग्रामीण इलाके के लिए है क्या नहीं? सर हाँ सभी सभी वो मेरा नेक्स्ट में वही बोलने वाला था। ये सभी प्रोडक्ट्स और कोलेटरल्स में सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी में करूंगा। और मेरी जो यूएसपी है वो खास बात ये है कि जो एलटीवी मेरी इनकम प्रोग्राम है, आपने दूसरी कंपनी में देखा हो कि इनकम पे सपोज मानिए कि 70% रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ले रहे हैं, तो अगर उसको किसी सरोगेट प्रोग्राम में किया तो वहां दूसरी कंपनी में क्या 60% एलटीवी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। अगर मैं उसको इनकम प्रोग्राम में 70% है जो कि मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे है, तो मैं भले से उसको शहरी सीमा में करूं, सरोगेट में करूं या ग्रामीण में करूं, मेरी एलटीवी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 70% की ही रहेगी, वो डाउन नहीं होगी। मिक्स यूसेज पे हम हाँ जी प्लीज बताएं। हाँ सर, जैसे मैं हेलो? एमपी में हूँ, अपने पास में ही छत्तीसगढ़ सीमा है और महाराष्ट्र भी सीमा है, बॉर्डर है अपना गांव लास्ट में। हाँ तो हाँ, सर जैसे मेरे कुछ कस्टमर है उनकी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है, तो सर उसके ऊपर सर आपका जो महाराष्ट्र में अगर जो पड़ेगी ना, तो उसपे जो सब क्लॉजेज और लॉज जो लगेंगे कोलेटरल को लेके वो महाराष्ट्र के लगेंगे। आई सपोज आप बुरहानपुर के आसपास की लोकेशन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये बालाघाट में ही है, एमपी। अच्छा तो अच्छा सर ये मेरा लास्ट गांव है, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी लग जाता है, महाराष्ट्र भी लग जाता है। अच्छा। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आपके आसपास में कौन सी ब्रांच जो है वो सर्व करती है। आप कोई बता पाएगा कि बालाघाट के आसपास कौन सी ब्रांच है जो सर्व करती है? सर अरविंद बोल रहा था, बालाघाट के पास कोई वो है सर, अपना गोंदिया लोकेशन है, महाराष्ट्र गोंदिया है सर, महाराष्ट्र में हाँ नहीं, लेकिन उसमें पर्टिकुलर जो क्लॉज लगे, और एक बार वो चेक करना पड़ेगा हमारी ब्रांच की जियो लिमिट में आती है कि नहीं आती है आपके कस्टमर का प्रोफाइल जो है। सर हेलो, एमपी का है पूरे डॉक्यूमेंट का, कस्टमर की एमपी के है, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी अगर लैंड प्रॉपर्टी है वो महाराष्ट्र में है। और नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो कस्टमर जहाँ पे आपका बेस्ड है, यहाँ पे उसका बिजनेस है और रेसिडेंस है, वो मेरी सर्विस ब्रांच है कि नहीं है मुझे ये देखना पड़ेगा। और जो कोलेटरल जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो वो भी मेरी सर्विस ब्रांच में, सर्विस लोकेशन में आ रही है या नहीं आ रही। जहाँ मेरी सर्विस लोकेशन नहीं होगी वहां मैं अभी हाल फिलहाल सर्व नहीं कर पाऊंगा। सर एक आदित्य बिरला कैपिटल का फाइनेंस ऑफिस है यहाँ पर, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपकी अच्छा। ब्रांच है एक। अच्छा नहीं सर, एक्चुअली क्या कई कई जगह हमारे अनसिक्योर्ड की टीम भी काम करती है, तो आप लोकेशन या तो इस कॉल के बाद एक बार रितेश जी को बता दीजिएगा तो हम लोग चेक करके आपको रिवर्ट जरूर करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि एलटीवीज को लेके मेरा लास्ट जो पॉइंट था कि हमारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी बहुत स्मार्ट एलटीवीज हैं। एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट में हम लोग कितना फंड कर रहे हैं। जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी 100 रुपए की वैल्यू आई है, तो उसमें 70 रुपए तक का फंड, 70% का फंड हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे करते हैं। हम लोग मिक्स यूसेज प्रॉपर्टी भी करते हैं। हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी फंड करते हैं। ये हमने आउटलेट अभी नया चालू किया है ये सेगमेंट। जो कस्टमर्स खुद प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिन्होंने 30-40% कंस्ट्रक्शन कर लिया है, उन प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग फंड करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे मैं बता चुका हूँ, इंडस्ट्री पे करते हैं हम लोग 60% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे भी करते हैं। इंडस्ट्री परचेस के लिए भी लोन करते हैं हम लोग। सौरभ सर कुछ एडिशन आप करना चाहें तो? हेलो हेलो सर। हेलो सर पर्सनल लोन के लिए किससे कांटेक्ट करना है? आपकी आवाज आ रही है।
हाँ नहीं सर, ये आप रिक्वेस्ट सौरभ सर को बोलेंगे कुछ अगर ऐड करना चाहें तो उसमें। सर 2 मिनट मेरा सुनेंगे क्या? हाँ जी प्लीज बताएं। सर अनसिक्योर्ड स्टार्ट करने से पहले सिक्योर्ड वाली टीम का नंबर सेंड करके फिर ही आप एंड करना था कि फिर हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी ब्रांच मैनेजर से जो सिक्योर्ड देखते हैं वो चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी लोकेशन और अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दीजिए। अपना नाम, अपनी लोकेशन, हाँ चालू कर दीजिए। अपना नाम, चैट बॉक्स में डालना चालू कर दो। लोकेशन, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में। सर आपको सभी का नाम, नंबर और ब्रांच मिल जाएगी अभी हाथों हाथी। हाँ वो सही रहेगा। साथ में आपके जो मेन एफआई उन लोगों ने ना हम लोग को लिस्ट शेयर की है, तो वो लोग आपको कॉल भी कर लेंगे आज 1-2 घंटे के अंदर कॉल के बाद, है ना? सब लोग कॉल भी कर लेंगे। नहीं उसमें आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, जैसे कुछ लोगों के पास केस पड़े होंगे तो वो क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अभी मिल जाएगा तो काम खत्म। बिल्कुल अभी पोस्ट करवा ही रहे हैं, आपको सभी कुछ मिल जाएंगे। कर ही देना, 2 मिनट लग रहे हैं। हाँ जी गौरव, दुर्गेश, अंकित। सर शैलेंद्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी शैलेंद्र जी बोले। भाई आपका सबका लोकेशन, नाम और कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि सीएससी पार्टनर्स को सभी का नो हाउ हो जाए। यस सर। मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि अपन प्लॉट परचेज और इंडस्ट्रियल परचेज पे भी कर रहे हैं, तो अपन चेक जो है वो सेलर के नाम से बनाएंगे कि अपने पहले रजिस्ट्री करवा के अपने कस्टमर के नाम से ही बना के देंगे? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे को आपके क्वेश्चन से समझ में आ गया कि आप रेगुलर डील करते हैं इन चीजों में। तो इसमें 2 तरीके से होगा। जैसे प्लॉट परचेज का जो मेरी एलटीवी है वो 40% की एलटीवी है, तो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की परचेज हो रही है और 10 लाख रुपए की ही रजिस्ट्री हो रही है, तो 40% उसका 40 लाख रुपए तक का मैं फंड कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्री अगर 10 लाख रुपए की हो रही है तो 2 बार में ये फाइल प्रोसेस होगी। पहली बार में रजिस्ट्री का 90% में छोड़ूंगा सेलर के बिहाफ पे, उसके बाद में सेकंड फाइल मेरी लॉगिन होगी। फर्स्ट फाइल का EMRM जो भी उसमें XYZ होना है एज पर रिक्वायरमेंट, वो होके चेक का क्लियरेंस OCR का मेरे पास आएगा, तो सेकंड फाइल लॉगिन करके मैं उसका बचा हुआ पार्ट छोड़ दूंगा अपने कस्टमर के फेवर में। तो मतलब 2 फाइल लॉगिन होगी सर इसमें, फर्स्ट अलग होगी, सेकंड। हाँ लेकिन आपको ये खातरी रहेगी, ये कंफर्मेशन रहेगा, पहला मैं उसको 40 लाख रुपए का सैंक्शन मैं आपको दे दूंगा कि आपका लोन सैंक्शन है 40 लाख रुपए के लिए। उसके बिहाफ पे ही कस्टमर आगे अपना परचेज का जो एग्रीमेंट है उसको आगे बढ़ सकता है टोकन वोकन देके। पहला मेरा जो डिसबर्समेंट होगा वो रजिस्ट्री वैल्यू का 90% के अगेंस्ट में होगा। बचा हुआ जो फंड है वो मेरे पास जब पहले वाले की EM और रजिस्ट्री होके आ जाएगी तो उसके बाद में छोड़ूंगा। सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। सर अपने प्रधानमंत्री वाली सब्सिडी का है क्या कोई रोल आउट? नहीं सर, मैंने जैसे आपको शुरू में अभी बताया बीच में कि हम लोग होम लोन नहीं करते हैं, वो जो पर्टिकुलर है वो होम लोन के लिए। हाँ सॉरी सर। सर मैं पूछ रहा था कमर्शियल परचेज में भी सिमिलर क्या रजिस्ट्री 90? बिल्कुल परफेक्ट आपने बोली सर, कमर्शियल परचेज में भी सेम रहेगा। कमर्शियल परचेज में मेरी एलटीवी 60% की है, तो वहाँ पे 60% के हिसाब से सेम कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा एक और खूबी है हमारे इस प्रोग्राम में कि जैसे दूसरी कंपनीज में, कई कंपनीज में सुपर फिनिशिंग का एग्रीमेंट चाहिए रहता है ऊपर का फंड छोड़ने के लिए, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, सॉरी मुझसे मिस हो गई, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, तो कई बार मुझसे मिस हो गई कि टेक्निकल में भी हम लोग कॉल बहुत अच्छे से लेते हैं। 5 साल पुरानी कोई भी प्रॉपर्टी है तो हमें नक्शे वगैरह की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, ठीक है। FAR भी हम लोग डबल का लेते हैं, 1.8 से लेके 2% तक का FAR हम लोग लेते हैं, जहां दूसरी कंपनीज 1.25 का FAR लेती हैं फ्लोर एरिया रेशो, हम लोग डबल या 1.8 का FAR लेते हैं। उसमें कोई भी बिल्डिंग का पर्टिकुलर का केस है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बाय चांस वहां पे अगर प्रकोष्ठ की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो भी केस आप मत छोड़िएगा। बिना प्रकोष्ठ के भी हम लोग केस टू केस, प्रोफाइल टू प्रोफाइल लेके हम लोग कॉल लेते हैं। उसमें हमारे प्रोडक्ट की ये खूबियां हैं, ये यूएसपीज हैं। सर मंदसौर में ब्रांच नहीं है क्या? अपने अभी तक नंबर नहीं आया है। नहीं सर, मंदसौर में ब्रांच है। विकास चौबे जी मेरे साथ लाइन पे ही हैं,
तो विकास चौबे जी देखते हैं। विकास जी, मैं आपको नंबर शेयर करा रहा हूँ। हरीश एक्चुअल ट्रैवल कर रहा है वहाँ का भी है, इसलिए उसका नंबर नहीं आया, मैं भिजवा देता हूँ। मनप्रीत सर, बट ये जैसे आपने बोला विदाउट प्रपोज अपन करते हैं बिल्डिंग प्रॉपर्टीज पे, बट लीगल इसमें प्रपोज डिमांड करता तो उसके सिनेरियो में क्या करेंगे? क्या वेवर? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास रीजनल पॉलिसीज हमने ऑलरेडी पास करवाई हुई है हमारे हेड ऑफिस से, जो कि हमें अपने रीजन के जहां जहां दिक्कत आती है कस्टमर को, या प्रैक्टिकलिटी, मैंने भी बोला था कि हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिसीज है हमारी, तो हमने ऑलरेडी वो अप्रूवल लेके रखे हुए हैं। ओके सर, थैंक यू। उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए कंडोमिनियम नहीं है, प्रपोज नहीं है, तो हम लोग एक आर्किटेक्ट से बिल्डिंग प्लान बनवा लेते हैं, साइट प्लान बनवा लेते हैं, फ्लोर प्लान बनवा लेते हैं, तो उसके सपोर्ट में हम लोग वो यूज कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? इसके साथ में रितेश जी और सभी को ये हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है, तो ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन हम लोग नियर फ्यूचर में अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग कई बार मल्टीपल टाइम्स भी हम लोग अवेलेबल हैं करने के लिए, जिसमें कि आप गोइंग फॉरवर्ड आप कितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए तो हम लोग उसमें भी आपको सर्व करेंगे आपकी क्वेरी रिजोल्यूशन में। सर अनसिक्योर्ड लोन का क्या? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट चेतन जी, आई रिक्वेस्ट कि आप अनसिक्योर्ड का सेशन स्टार्ट कर लें। चेतन? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम चेतन है और मैं अभी एमपी वाइड अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन और डॉक्टर्स और सीए लोन्स का। सर आवाज स्लो आ रही है सर, आवाज एकदम स्लो है। आवाज आ रही है मेरी? स्लो आ रही है सर, बहुत धीमे धीमे आ रही है। अभी ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर अभी ठीक। अभी आ रही है सबको आवाज बराबर? हाँ सर ठीक है अभी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। श्रुति आप एक बिजनेस लोन का स्लाइड। तो अनसिक्योर्ड लोन्स का चेतन, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हमारे पास, हाँ एक्चुअली मैं सोच रहा था कि स्लाइड दिखेगी बट नहीं, दैट्स ओके। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। हाँ काम नहीं कर रही है। अभी आपको मनप्रीत सर ने सभी को सिक्योर्ड के बारे में बताया। अब वैसे ही आदित्य बिरला कैपिटल जो है अनसिक्योर्ड लोन्स भी प्रोवाइड करती है, और इन अनसिक्योर्ड लोन्स में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है बिजनेस लोन है और प्रोफेशनल लोन है और तीसरा पर्सनल लोन। ठीक है, तो अभी बिजनेस लोन्स को भी है ना, जो बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो एक बड़ा प्रोडक्ट है जिसको BIL बोलते हैं और एक छोटा प्रोडक्ट है जिसको STUL बोलते हैं, स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन और बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन। ये दो प्रोडक्ट है। ठीक है, पर्सनल लोन का कोई ऐसा सेपरेट बाइफर्केशन नहीं है। पर्सनल लोन मतलब सैलरी बेसिस पे वो टिकट साइज डिपेंड करता है। तो मैं टेक केयर करूंगा यहाँ पे STUL और बिजनेस लोन की से रिलेटेड ट्रेनिंग और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो हम लोग बिजनेस लोन्स में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग को बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। अब बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट हमको या तो हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए पड़ती है, या फिर हमारी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो,
या हमारा सीजनल बिजनेस है, स्टॉक्स वगैरह को मेंटेन करना है, वो तो ओवरऑल मोटा मोटा बिजनेस को एक्सपैंड या वर्किंग कैपिटल, दो मोटी चीजें हैं यहाँ पे, या डेटर्स कवर करना हो, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। तो और ये एक्चुअली लैब से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी कोलेटरल नहीं रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके टर्नओवर और बिजनेस के जो फाइनेंशियल्स हैं उनके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड होता है, और ये प्योरली अनसिक्योर्ड होता है। इसमें आपको कोई किसी प्रकार का कोलेटरल नहीं लगता है, तो ये अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है। अब क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो इसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, और इसका जो टेन्योर है वो कंपैरेटिवली कम रहता है लैब के, क्योंकि लैब में टिकट साइज जनरली जो छोटे बिजनेसमैन हैं तो उनको लैब अगर लेते हैं वो लोग, तो उनका जो टिकट साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है अनसिक्योर्ड के, तो उनका टेनर भी बड़ा होता है। बट यहाँ पे जो है वो टेनर हमारा छोटा रहता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है, लेट्स से 5 इयर्स मैक्सिमम हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि कैसे असेस करते हैं, अगर किसी को बिजनेस लोन लेना है और किसी के पास में प्रॉपर्टी कोलेटरल नहीं है बट उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब उसके पास कोई कोलेटरल देने के लिए नहीं है, तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सपोज करते हैं कि कोई एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर 50 लाख रुपए के आसपास है, तो उसके पास में प्रॉपर्टी कोलेटरल लेने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके टर्नओवर और उसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे उसको असेस करते हैं, ठीक है। तो अब ये बिजनेस किस टाइप के हो सकते हैं? अब बिजनेस अधिकतर जो होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म होगी, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, या एलएलपी हो सकता है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक ट्रस्ट जिनको ऑपरेट करता है, और उसके बाद में लिस्टेड कंपनीज भी हो सकती हैं। तो इन 4-5 टाइप के जो एंटिटीज हैं उनको हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। हम लोग इसमें बिजनेस लोन में इंडिविजुअल बेसिस पे फंडिंग नहीं करते हैं, हमको एक सेपरेट एंटिटी चाहिए रहती है जिसमें हम फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टिकट साइज है, हम कितना कैटर करते हैं, हम मिनिमम 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक की फंडिंग करते हैं, जिसका टेनर हो सकता है 12 महीने से लेके 60 महीने तक का। ये एक बेसिक चेक है, बेसिक नॉर्म है। अब हम लोग ये मान के चलें कि इसके अलावा हमारे एज नॉर्म्स है, जिसमें हमको 25 साल की मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट रहती है, और मैक्सिमम जब लोन कंप्लीट होगा तब तक की हमको रिक्वायरमेंट रहती है 65 ईयर। अब इसको ऐसे समझें कि अगर कोई एक लोन लेने आया, उसकी एज है 24, ठीक है, तो 24 इयर्स मतलब मिनिमम एज को में नहीं है, तो हम लोग उसको फंडिंग नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास सर्टेन डेविएशन रहते हैं जहाँ पे 1-2 साल का हमको डेविएशन मिल जाता है, बेस्ड ऑन कि क्या बिजनेस है, क्या टर्नओवर है, क्या फाइनेंशियल्स है, उसके बेसिस पे। अब मैक्सिमम एज 65 इयर्स का मतलब ये हुआ कि कोई प्रोप्राइटर है जिसकी एज 65 इयर्स है, तो हम लोग उसको फंडिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम एज कैपेसिटी में आ गया है। तो हमको लोन कंप्लीशन होने तक 65 इयर्स की एज होना चाहिए। तो अगर मेरे को इसको 3 साल के लिए लोन देना है किसी को, तो उसकी एज मैक्सिमम होना चाहिए 62 इयर्स, ठीक है। अभी हम लोग इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि क्या टर्नओवर है। भैया आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पिच करोगे कि आपको, या आपके पास में कोई बिजनेस लोन के लीड जनरेट होकर आती है कि भैया मेरे को बिजनेस लोन चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी कोलेटरल नहीं है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे उसका बिजनेस साइज देखने के लिए कि आपका टर्नओवर कितनी है, ठीक है। तो आप, ये एक बेसिक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप उसके बिजनेस का साइज पता कर सकते हो कि हाँ ये बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है या किस साइज का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी कोई एक गांव में कोई किराना दुकान है ऊपर पे, उसका मोटा मोटा टर्नओवर होगा 10 लाख रुपए, ठीक है।
तो वो एक छोटा बिजनेस है। बट वहीं पे अगर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन हुआ, ठीक है, मेन मार्केट में उसकी दुकान हुई और वहां से वो होलसेल भी ट्रेड कर रहा है, तो सपोज करो उसका टर्नओवर होता है 10 करोड़, तो एक 10 लाख टर्नओवर और एक 10 करोड़ टर्नओवर, दोनों में आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा जो टिकट साइज है कि हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, वो निर्धारित होता है उसके ये टर्नओवर, कि हमारा जितना छोटा टर्नओवर होगा उतना कम लोन अमाउंट होगा, हमारा जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना हमारा लोन अमाउंट ज्यादा मिलेगा कस्टमर को। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, बट बिजनेस लोन से रिलेटेड? जी सर। हेलो। हाँ जी सर, जैसे कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए फिर? देखिए, स्टार्टअप के लिए हमारे पास में कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैटर करते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कुछ फंड की एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है उसको, तो आदित्य बिरला इज देयर। बाकी स्टार्टअप्स के लिए एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट के प्लान वगैरह हैं, वो हम लोग यहाँ पे कैटर नहीं करते हैं। हम केवल एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही फंडिंग करते हैं। अब वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो टर्नओवर होता है, ओ सॉरी, जो एक्सपीरियंस जिसको हम लोग विंटेज बोलते हैं, तो विंटेज में हम क्या देखते हैं, दो साल का मिनिमम विंटेज हमको यहाँ पे कैटर कर, मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो मिनिमम 2 इयर्स का अगर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जिसको ऑपरेट करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो उसके बाद में हम उसको पर्सनल बिजनेस लोन ऑफर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे फ्लेक्सी एडवांटेज और ड्रॉप लाइन क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे पास बिजनेस लोन में। ये 2 एडिशनल प्रोग्राम, जैसे लोन केवल टर्म लोन नहीं होता, उसके अलावा भी उसको हम ओडी फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ओडी ड्रॉप लाइन ओडी भी हो सकता है और हाइब्रिड फ्लेक्सी भी हो सकता है। अब ये क्या है, हाइब्रिड फ्लेक्सी का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन, जैसे 5 साल का लोन बनाए तो 2 साल तक तो वो एज अ सीसी लिमिट यूज कर सकता है, उसके बाद में तीसरे साल से वो ड्रॉप डाउन होना चालू होता है। एक बार टर्नओवर का कैसे बताएंगे? देखिए, बिजनेस लोन को भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। या तो वो अपना टर्म लोन ले सकता है, या फिर एक ऐसा लोन ले सकता है जिसमें ओवर ए पीरियड उसका पूरा प्रिंसिपल खत्म हो जाए, बट वो उसको एज अ सीसी लिमिट यूज कर सके। अब सीसी लिमिट में वो जितना यूज करता है उतना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये होता है ड्रॉप लाइन। और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि 2 साल तक तो केवल इंटरेस्ट पार्ट देना है, तीसरे साल से उसका जो ड्रॉप डाउन होना चालू हो जाता है, ये टोटल 5 साल में वाइंड अप हो जाता है लोन। तो हमारे पास 3 टाइप के भी लोन है, तो टर्म लोन है, दूसरा फ्लेक्सी लोन्स में हमारे पास हाइब्रिड फ्लेक्सी और ड्रॉप लाइन, तो 3 टाइप के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बिजनेस लोन का एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, और इसके बाद में अभी पर्सनल लोन के लिए मेरे साथी अंकित शर्मा जी, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। अंकित जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पर्सनल लोन के लिए। Is my screen visible? Yes, Ankit, it's visible. Yes, sir. पर्सनल जैसे बिजनेस लोन का भी आपको अनसिक्योर्ड का ट्रेनिंग दिया चेतन जी ने, तो बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम सैलरीड को देते हैं और सैलरीड कस्टमर जो है उसमें कैटेगरी वाइज हम उनको फंड करते हैं।
जैसे कंपनी कैटेगरी ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी के हिसाब से लोन अमाउंट का कैपिंग रहता है। और जैसे कोई कस्टमर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या एलएलपी फर्म में जॉब कर रहा है तो उसको भी हम फंड करते हैं अप टू 5 लाख। ठीक है, सो लोन अमाउंट जैसे मिनिमम 1 लाख रुपए से हम फंड करते हैं, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक हम जाते हैं कैटे कंपनी के अंदर। और 1 to 50 के बीच में कैटे बीसीडी के अंदर अपना पूरा लोन अमाउंट का कैपिंग है। तो टेनर जो अपना रहता है मिनिमम 12 मंथ का रहता है, मैक्सिमम टेनर अपन 96, मतलब 96 वाले टेनर में ये रहता है कि जैसे फ्लेक्सी या हाइब्रिड में उसको दे रहा हूँ टर्म लोन या ओडी, तो उसमें 2 इयर्स का कस्टमर को हम इंटरेस्ट बेनिफिट दे सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा और तीसरे साल से या तो ड्रॉप होना चालू होगा या फिर टर्म लोन ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 तो 96 हो गया। और मिनिमम एज कस्टमर का 23 होना चाहिए, मैक्सिमम 62 इयर्स पर हम जाते हैं सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज ग्रुप। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा लगता है जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। सो अभी डीजी लॉकर के थ्रू हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, तो कस्टमर का फोटो भी इसके अंदर कैप्चर हो जाता है, पैन कार्ड आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाता है। सैलरी स्लिप में अगर उसने कस्टमर ने ऑफिशियल मेल आईडी दिया हुआ है, ईपीएफओ उसका कट रहा है तो सैलरी स्लिप वेव हो जाएगी। ऑनरशिप प्रूफ उसने घर का दिया है, घर खुद का रह रहा है तो रेसिडेंस एफआई भी वेव हो जाती है, ऑफिस एफआई वेव हो जाती है। तो मतलब ज्यादा टाइम लगता नहीं है लॉग इन टू सैंक्शन में। कॉम्प्लिकेंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सैलरी कितना कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? आगे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप बता रहा हूँ पूरा, है ना? ठीक है, कॉम्प्लिकेंट भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, इनकम कॉम्प्लिकेंट और नॉन फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेंट। तो अगर इनकम क्लब कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है, उसका सैलरी के अंदर एफओआर में केस बैठ नहीं रहा है, तो मैं उसकी वाइफ जैसे अर्निंग है या उसका सन या उसके बच्चे अर्निंग है, किसी को भी मैं उसमें ले सकता हूँ। मतलब कॉम्प्लिकेंट में स्पाउस, मदर, फादर, सन आर एलिजिबल फॉर कॉम्प्लिकेंट। ठीक है, तो उसमें मैं उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेंट ऐड कर सकता हूँ। सिविल स्कोर मोर देन 755 होना चाहिए। ठीक है, और मेरा सिस्टम का ऐप स्कोर रहता है, अगर सिविल स्कोर 755 के प्लस अगर ऐप स्कोर 606 के ऊपर है तो मेरा केस आगे गो थ्रू हो जाता है सिस्टम में। ठीक है, लोन अमाउंट कैट ए के अंदर मेरा 50 लाख रहता है, कैट बी के अंदर 40 लाख रहता है, कैट सी में 30 लाख, कैट डी में 15 लाख। तो ये मेरा लोन अमाउंट का कैपिंग रहता है। सैलरी नॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टीयर 1 सिटीज जैसे हो गई, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर, तो वहाँ पे 35,000 इसमें शायद थोड़ा सा डिफरेंस है, 35,000 प्लस सैलरी चाहिए। टीयर 2 में 20, टीयर 2 में मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ, ये देखिए, salaried customer employed with CAT ABCD companies with income 35,000 plus salary and age more than 23 years। ठीक है, जिसका सैलरी कस्टमर का 35,000 से लेस देन है, उनको मैं 23 मतलब 21 से 23 की एज में उनको प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, और उसमें कंपनी कैटेगरी ABC, नॉन कैटेगरीज एनसी कैटेगरीज, एलएलपी पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी, राइट। सो ये मेरा इसके अंदर सेगमेंट रहता है। टेनर बैलेंस ट्रांसफर भी मैं कर सकता हूँ, टेनर 12 मंथ का, 84 मंथ, 12 मंथ, बैंकिंग और एसओए डिटेल्स के ऊपर। जैसे मेरे को अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ने लोन लिया है, मैं उसको बैलेंस ट्रांसफर प्रोग्राम में ऐसा है कि हम उसको बोलते हैं पेपरलेस बीटी। पेपरलेस बीटी के अंदर ये रहता है कि कस्टमर का मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इनकम डॉक्यूमेंट, मेरे को सिर्फ 1 मंथ का बैंकिंग चाहिए जिसमें उसका सैलरी, 1 महीने का सैलरी क्रेडिट दिखना चाहिए। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, सिर्फ पीएल का बीटी करूंगा, 3 पीएल का। ठीक है, उसमें पीएल में ऐसा है कि भाई कस्टमर का जो लोन है उसमें मेरे को या तो 12 मंथ का क्लियरेंस दिखा दो, एसओए में दिखा दो या बैंकिंग में दिखा दो, तो उसके बेस में उसको जो अमाउंट सैंक्शन हुआ था उसके ऊपर 5% एडिशनल में उसको फंड कर दूंगा उसमें। ठीक है, पर्सनल लोन के अंदर हम कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं। ठीक है, 50 लाख रुपए तक हम फंड करते हैं, मैक्सिमम 8 इयर्स तक हमारा टेनर रहता है, और इंटरेस्ट रेट भी मैं आपको अभी लास्ट में बताता हूँ सब पूरा आपको। एज नॉर्म्स जो मेरा रहता है वो मिनिमम 23 रहता है, मैक्सिमम 62 रहता है। ठीक है, और एप्लीकेंट में भी मेरा सेम ही रहेगा, नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल। ठीक है, पीएल में मेरा जैसे सैलरी है तो 6 मंथ
मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहता है वो ये है कि अगर मैं बीटी कर रहा हूँ तो मेरे को 6 मंथ का ईएमआई क्लियरेंस बैंकिंग देना पड़ेगा, और अगर मैं फ्रेश फंडिंग कर रहा हूँ तो 3 मंथ का पे स्लिप और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट के बेस में मेरा केस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मेरा इसमें ये रहता है कि कस्टमर का एज अगर 23 के ऊपर है तो कस्टमर का 2 साल का जेसीपी मेरा इसके अंदर वेव हो जाता है, बट 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम उसको होना चाहिए अगर 23 से नीचे है तो। ठीक है, -1 सिबिल है उसको भी हम करेंगे 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट लेकर के। केस अगर सैलरी वगैरह अच्छा है तो हम उसको 10 लाख रुपीज तक फंड कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इनकम जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर टीयर 1 25, टीयर 2 22, टीयर 3 एंड 4 20,000। तो हमारा पीएल प्रोग्रेसिव जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम ये इनकम नॉर्म्स कंसिडर करते हैं। जो हम बीटी कर रहे हैं या कोई बीटी नहीं कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ के अंदर कोई भी कस्टमर का बाउंस नहीं होना चाहिए। 30+ डेलिक्वेंसी डीपीडी रिपोर्ट नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ के अंदर, और 60+ डीपीडी लास्ट 12 मंथ के अंदर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। टेलीपीडी ही होता है हमारा। ठीक है, पोर्टेबल लोन अमाउंट क्रेडिट मैनेजर टेलीपीडी करेंगे और केस को आगे प्रोसेस करेंगे। सैलरी मल्टीप्लायर प्रोग्राम जो है मतलब उसको हम इलाइट सेगमेंट बोलते हैं। तो कैट एबी में 50 लाख रुपए, कैट ए में 50 लाख रुपए, बी में 40 है, कैट सी में 35 और कैट डी में 15 लाख रुपीस। ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था अभी 5% एडिशनल, जिसमें सैंक्शन लोन अमाउंट के ऊपर हम बीटी करेंगे, उसमें 5% एडिशनल किकर अमाउंट हम उसको प्रोसेस करेंगे 100% एक्सपर्ट। एम्प्लॉई अगर है कैट एबी के अंदर है तो हम उसको 10 लाख रुपीस फंड कर सकते हैं 12 to 60 मंथ के बेसिस पे। रिपेमेंट प्रोग्राम जैसे ऑटो लोन है, पीएल है, एचएल है, अगर उसने 12 मंथ का ट्रैक सर्व किया हुआ है 7.5 लाख रुपए, जैसे 15 लाख रुपए का एचएल का ट्रैक सर्व किया तो मैं 7.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 5 लाख का ऑटो लोन का ट्रैक सर्व किया तो मैं 2 लाख रुपए उसको दे सकता हूँ। पीएल अगर सर्व किया हुआ है मिनिमम 2 लाख रुपीज का तो मैं उसको पीएल बीटी करके प्रोसेस कर सकता हूँ। लोन अमाउंट का कैपिंग 15 लाख 12 to 60 मंथ के बेसिस पे। सैलरी डॉक्टर अगर है तो उनको भी हम कंपनी कैटेगरी के हिसाब से फंड कर सकते हैं। एनी डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन इसमें? ये पूछना था हमें कि सैलरी का कितने टाइम में अपन पीएल करेंगे? सॉरी, जैसे किसी मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जी, 50,000 की सैलरी 50,000, ठीक है, अपन उसमें कितना टाइम करेंगे अगर मान लो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो? मैंने आपको बताया उसका टेनर जो है हम 7 इयर्स तक उसको जा सकते हैं नॉर्मल अगर टर्म लोन में जाना है। अगर उसको हाइब्रिड या फ्लेक्सी में जाना है तो 2+6 भी अपन उसमें जा सकते हैं, 1+6 भी जा सकते हैं। टेनर नहीं कह रहा हूं, अमाउंट कितना होगा? मान लो 50,000 की सैलरी तो कितना तक अपन कर सकते हो मोटा मोटी? देखिए सर, डिपेंड करता है अगर उसका कोई ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। पहले प्रीवियसली कोई ट्रैक उसने सर्व किया है कि नहीं किया अनसिक्योर्ड का। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर अनसिक्योर्ड को कोई ट्रैक सर्व नहीं किया हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, घर खुद का है, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी अच्छा है, तो मैं 10-15 लाख रुपए तक उसको देख सकता हूँ। और मान लो कोई ट्रैक हो तो भी मतलब जो जितना मैक्स एलिजिबिलिटी होगा एफओआर के बेस में उतना कर दूंगा प्रोसेस। मान लो कि 90% तो क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं, उसको अगर अपन इधर लाते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है मेरे को? उसको सर बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो उसका लोन करंटली कोई चल रहा है आप उसको बीटी कर रहे हो तो बीटी में उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं 7 इयर्स के लिए फंड करूंगा, ठीक है। और अगर उसको 7 इयर्स पे ईएमआई आप देखोगे तो 5 साल के जो लोन उसके चल रहे होंगे 7 इयर्स पे कन्वर्ट होंगे तो उसको ओवरऑल ईएमआई कम हो जाएगा मंथली बेसिस पे। तो कस्टमर का जो मंथली सेविंग है वो यहाँ पे अपने साथ में ज्यादा होता है। आरओआई क्या जाएगी कस्टमर एक आरओआई मोटा मोटी की यहाँ से स्टार्ट है अपना, ऐसा कुछ? देखो मैं आपको बताता हूँ, टर्म लोन में आरओआई बता देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सैलरी लेस देन 30,000 है तो 15.5 से मेरा रेट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें आएगा जैसे 30,000 से नीचे है, 30 से 35,000 है तो 14.99 का रेट आएगा, 35 से 45 है तो 14.5 का रेट आएगा, 45 से 75 है तो
14% का रेट आएगा, 75 से 1.5 लाख रुपए तो 13.5 का रेट आएगा, 1.5 लाख के ऊपर सेल किए तो 12.5 का 13% का रेट आएगा। ठीक है, मेरा रेट जो स्टार्ट होता है 13% से लेकर के कंपनी कैटेगरी जो एनसी कैटेगरी आता है मेरा, उसमें 18.5% तक भी मेरा रेट जाता है। ये टीयर 1-2 का है। अगर मैं टीयर 3-4 लोकेशन की बात करूं तो 13.5% से रेट चालू होता है, 19% तक जाता है। ठीक है, और ये सॉरी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि वो सैलरी का 13 टाइम तक देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे टाइम्स वाला नहीं होता है सर। इसमें क्या होता है आप समझो, जैसे कस्टमर का सैलरी है, सैलरी के सामने ऑब्लिगेशन है, मैं आरओआई कितना आ रहा है वो चेक करके मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें कस्टमर का हमारे यहाँ पे टाइम्स वाला नहीं होता है कि मैं 13 टाइम दूंगा, 14 टाइम दूंगा, 15 टाइम दूंगा। मेरे यहाँ पे एफओआर जितना बैठेगा उतने पे मैं उसको प्रोसेस करूंगा। एफओआर के बेसिस पे मेरा केस प्रोसेस होता है। वो समझ गया। वही नहीं, मैं थोड़ा ये डाउट था कि जैसे अगर अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट में जाकर उसको इधर खींच के लाएंगे तो क्या बेनिफिट? ऐसा नहीं है सर, मेरे पोर्टफोलियो में ना सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है यहाँ पे। अच्छा, एमपी के अंदर। पूछ रहा हूँ ना, तो उसमें अपन मतलब क्या बेनिफिट दे रहे तो अपने पास आ रहे, थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाए तो फिर अपन उसको खींच के लाएंगे। मैंने आपको बताया ना, मेरा ईएमआई जो है, आप एक काम करो, कोई भी लोन को 5 साल पे कैलकुलेट करो। ठीक है, उसका ईएमआई आएगा, उसका तो लोन चल रहा होगा, मैं उसको 7 इयर्स 8 इयर्स का लोन दूंगा, उसका ईएमआई उतने के ऊपर आएगा, तो 7 इयर्स पे आप उसका देख लो कस्टमर को बेनिफिट कितना हो रहा है। अच्छा, ईएमआई कुल मिलाकर उसका ईएमआई का फ्लेक्सिबिलिटी है अपने पास, कुल मिला ईएमआई का फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हर महीने का। देखो सर क्या होता है ना, कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे वही देखता है कि मेरे पास में जैसे 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख की सैलरी में पहले मैं 80,000 रुपये भर रहा था और अभी मेरे को 65 ही बढ़ने को आ रहा है, तो 15,000 रुपये मेरी जेब में हमेशा बच रहा है अभी हर महीने। तो कस्टमर अपना वो फायदा का बेनिफिट है। दूसरे लोग 5,000 वो 60 मंथ ही दे रहे हैं, मतलब कि 5 साल से ज्यादा वो टेनर नहीं देता है। ठीक है, तो कस्टमर को वो सबसे बड़ा बेनिफिट अपने यहाँ पे मिलता है। ओके सर। सर उसका टेन्योर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ेगा ना सर? हाँ बढ़ेगा, तो पता चल रहा है ना सर। इंटरेस्ट रेट पे आपको इतना डिफरेंस नहीं आएगा। देखो क्या होता ना कि कस्टमर का आप लोन अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट रेट देखोगे ना तो उतना ज्यादा मेजोरिटी डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई 8 या 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे रही है, आप समझो। ठीक है, वो भी दे रही है 11%, 12%, 10.5%। जो लोन अमाउंट जितना ज्यादा सैंक्शन होगा उसके हिसाब से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी डिसाइड करता है, तो उतना मेजोरिटी डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, नो डाउट मैं बैंक के कंपैरिजन में अपना आरओआई मैच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे साथ में मेजोरिटी गवर्नमेंट के केसेस में करता हूँ और उसमें कस्टमर को बेनिफिट होता है। उनको प्रैक्टिकली ये चीज समझानी पड़ती है तो केस क्लोज होते हैं। एनी डाउट? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ब्रांच एक ही है, अलग अलग है अपनी? एक ही ब्रांच है सर, इंदौर में एक ही। अच्छा, मंदसौर में नहीं है अनसिक्योर्ड? मंदसौर में है, बट वो वहां पे हमारा डेडिकेटेड सेल्स मैनेजर नहीं है, वो रतलाम से ऑपरेट होता है। हेलो अंकित सर, चाहता है कि फिर क्या रतलाम करेंगी क्या ब्रांच? एनजीओ में जॉब कर रहे हैं, एनजीओ में जॉब कर रही हैं तो उनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट एनजीओ में नहीं करते सर, एनजीओ